me Muhammad Wali Ranjan and I hope all of you will be fine. Student, the topic of today's discussion is special design PN junction. हम PN junction के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और उसी PN junction को एज ए रेक्टिफायर हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले भी। यहाँ पर अगर हम बुक पर देखें तो पहली स्टेटमेंट में जो ये बात वो लिखता है वो ये लिखता है कि इन एडिशन टू द यूज ऑफ द PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड का नाम दे रहे थे, हम अगर उसको रेक्टिफायर के अलावा अगर किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तो देयर आर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें जो मोस्ट कॉमन पर्पस है जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिनमें लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, फोटो डायोड्स हैं और हमारे पास फोटो वोल्टाइक सेल्स हैं। तो हम यहाँ पर उसी लाइन को जो मैंने आपको बताया, इन एडिशन use of और उन स्पेशल पर्पस में सबसे पहला हमारा जो है जो हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट वो है एलईडी, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड का नाम लेते हैं। स्टूडेंट एलईडी तो आप लोगों ने देखी होंगी। हम यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि एलईडी में बेसिकली जो भी हम चाहे, हम पहले जो पीएन जंक्शन पढ़ के आ चुके हैं जिसमें हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात की थी, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो पीएन जंक्शन बनाएंगे वो हम स्पेशल मटेरियल जिनको हम नाम देते हैं यहाँ पे स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन के एतबार से, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड। स्टूडेंट, इन स्पेशल मटेरियल्स के साथ जब हम उनकी डोपिंग करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है तो हम ये कहते हैं कि उस रिजल्ट के केस में जो ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और किसी भी पीएन जंक्शन की अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइस कंडक्शन, जब एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तो उसकी पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन वो एन रीजन से पी की तरफ मूव करते थे, उन्हें वो एनर्जी वो बैटरी प्रोवाइड करती थी जो पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हम इस्तेमाल करवाते थे। जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ मिलता है तो इलेक्ट्रॉन के होल के साथ मिलने से कुछ एनर्जी रिलीज होती थी। स्टूडेंट, इन स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन में वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ द लाइट होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एलईडी एक ऐसा हम कह सकते हैं कि सेगमेंट कह रहे हैं, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट होता देखते हैं, लाइट एनर्जी में। कैसे होता है मैं उसके लिए पॉइंट लिख भी देता हूं। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस कंडक्शन when an electron combines with a hole energy is released in the form of लाइट। एनर्जी रिलीज की होती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं
तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड को क्रॉस करने के लिए जो उनके दरमियान एनर्जी गैप था, हम कहते हैं अगर वो उन्हें मिल जाए कि इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो उस एनर्जी गैप को कवर कर सके, तो जब वो एनर्जी गैप खत्म हो जाएगा एक तरह का, यानी कि वो एनर्जी जो उनको चाहिए उसको कवर करने के लिए वो उन्हें मिल जाए, तो हम कहते हैं वो कंडक्शन से वैलेंस में आते हैं। और जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो वही एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट रिलीज करेंगे। स्टूडेंट अगर हम यहाँ से जो सिंबल है एलईडी का वो बना लें, तो उसमें ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही हैं कि ये लाइट को एमिट कर रही हैं। यहाँ पर बेसिकली जो गैलियम आर्सेनाइड है, जब जो एनर्जी गैप है जिसको कवर करने के लिए उसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब स्टूडेंट असल पे जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ, अगर विजिबल लाइट रिलीज हो तो हम ये कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में हो सकती है। अगर कोई एनर्जी इस अमाउंट में हम कहते हैं रिलीज होती है तो वो विजिबल पोर्शन में लाई करेगी और हमें दिखाई देगी। अब गैलियम आर्सेनाइड के केस में वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हम ये कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के होल के कॉम्बिनेशन की वजह से हुई है। और ये हुआ कब है, जब हमने उनको फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट किया है। तो इस एनर्जी की वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें जो लाइट मिलती है वो रेड कलर की लाइट मिलती है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने रेड कलर की और ग्रीन कलर की एलईडीज तो देखी होंगी मार्केट में, मुख्तलिफ जो छोटी छोटी लाइट्स हम जिनको एलईडीज का नाम दे रहे होते हैं। स्टूडेंट इन एलईडीज का हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं हमारे डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं। अगर हम देखें सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमारी डिजिटल वॉचेज हैं या जो हमारे कैलकुलेटर्स हैं, उनके अंदर जो डिजिट्स आते हैं वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ द एलईडीज ही है। कैसे है, उसमें हम 7 एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे ऑफ 7 एलईडीज, जिसमें आप देखिएगा जब हम देखें, जब 1 को लिखते हैं तो ये 1 इस तरह से आपको नजर आता है, 2 को अगर हम देखें तो वो इस तरह से हमें नजर आता है, और इसी तरह से अगर हम 3 को देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। ये बेसिकली एलईडीज है सर, इनके कॉम्बिनेशन। और अगर हम 5 को देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है, और अगर हम 6 को देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। 7 को देखें, 8 को देखें अगर हम, ठीक है, और इसी तरह से फिर हम अगर 9 को देखें, और अगर हम अगेन 0 को देखें 10 के लिए, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रेज है वो 1 2 3 4 5 6 7, इस डिजिट में हम अगर देखें तो 7 रेज है। इसलिए हम कहते हैं 7 जो कॉम्बिनेशन ऑफ द एलईडीज है उसके इस्तेमाल करके मुख्तलिफ डिजिटल बोर्ड्स पर जो डिजिट्स हमें नजर आ रहे होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स पे या कुछ भी जो ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ हम कहते हैं कुछ लिखा हुआ है जो ऐड चल रही है, यानी कि हम ये कहते हैं कि एलईडीज को हम वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है कि सर हम पहले तो सिलिकॉन को यूज करते थे, जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड था जिसके जरिए से हम डोपिंग करते थे पेंटावेलेंट से, या हम सर डोपिंग करते थे ट्राइवेलेंट से, तो उसे पीएन बना लेते थे। तो बेटा यहाँ पर हम सिलिकॉन इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो सिलिकॉन है उसका जो जो जब एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिलता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है फॉर सिलिकॉन, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि सिलिकॉन के लिए वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो विजिबल पोर्शन में लाई नहीं करती, इसलिए हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो लिहाजा इसलिए हम जब स्पेशल पर्पस, ये हमारा नाम ही है कि ये स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो इसलिए हमें फिर इसमें स्पेशल मटेरियल्स हम जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है या गैलियम आर्सेनाइड है, उसको यूज करते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट यूज आ जाता है वो है फोटोडायोड। स्टूडेंट फोटोडायोड क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है या हम कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, इससे पिछले वाले केस में हमने
जो एलईडी थी जिसमें हमने फॉरवर्ड बाइस कंडक्शन के जरिए से उनको लाइट एनर्जी प्रोवाइड की थी, और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो हमें सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी और वो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इस केस में जो प्रोसेस है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम कहते हैं फोटोडायोड। देखिए फोटोडायोड के केस में यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हम एक पीएन जंक्शन को इस तरह से बैटरी के साथ अटैच करें कि उसकी पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, ये रिवर्स बाइस कहलाएगा ना, ये रिवर्स बाइस हो जाता है। और ये रिवर्स बाइस स्टेट में जब होता है तो हम कहते हैं कि हम इसको इस बैटरी के साथ इस रेजिस्टर के जरिए से जो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप उसके जगह पर एक बल्ब लगा दें, एक अलार्म लगा दें या कोई एक बेल लगा दें, कुछ भी लगा दें, जो हम कहते हैं कि जब इसमें से करंट पास करेगा तो वो ऑन हो जाएगा। स्टूडेंट इस केस में होता क्या है, कहता है कि इस फोटो डायोड को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द लाइट। अगर किसी जगह पर लाइट है और वो इस फोटो डायोड के ऊपर पड़ती है तो ये कंडक्शन करेगा, और अगर इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो ये कंडक्शन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहते हैं कि यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। वो लाइट विजिबल भी हो सकती है, वो लाइट इनविजिबल भी हो सकती है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसको ऑपरेट किया जाता है रिवर्स बाइस कंडीशन में। ये देख लें, हमने इसको रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट किया है, इसलिए ताकि इसकी वजह से इसको हम ये कहें कि कंडक्शन ना करे, बल्कि ये कंडक्शन तब करे जब इसके ऊपर कोई लाइट फॉल करे। अगर हम कहें कि ये लाइट इसके ऊपर डिफरेंट रेज ऑफ द लाइट जब फॉल करती हैं तो हम कहते हैं कि ये कंडक्शन अपनी करे और उस बैटरी या सेल के जरिए से कंडक्शन ना करे। यानी कि लाइट एनर्जी को बेसिकली हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस फोटो डायोड के जरिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके इसी का जो एक कंपैटिबल हम ये कह सकते हैं कि सिग्माटिक है, उसमें अगर हम देखें तो हमने इस पीएन जंक्शन की जगह पर ये हमने वो फोटो डायोड बना दिया है। जब इसके ऊपर ये लाइट की रेज पड़ती हैं तो हम ये कहते हैं कि इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो करता है और ये कंडक्शन इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कहता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ द लाइट, जब यहाँ पर कोई लाइट नहीं होती तो फोटो डायोड चूंकि रिवर्स बाइस स्टेट में है तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो हम इसे कहते हैं कि जो करंट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है जी। और जब हम कहते हैं कि उसी फोटो डायोड को आप एक्सपोज करेंगे लाइट के साथ तो क्या होगा, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो जो लाइट के फोटॉन्स हैं, स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, चूंकि ये पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस स्टेट में है, रिवर्स बाइस स्टेट के में इसके अंदर जो हम ये कहते हैं डिप्लीशन रीजन होगा जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है और सिलिकॉन जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल सिलिकॉन के एटम। स्टूडेंट देखेंगे जब फोटॉन्स ऑफ द लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो उन फोटॉन्स की एनर्जी को जो सिलिकॉन के एटम्स होंगे एब्जॉर्ब करेंगे, और सिलिकॉन के एटम जब उनको एब्जॉर्ब करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी साइड पर जाएगा। और हम ये कहते हैं कि उसके इस तरह जाने से हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हम ये कहते हैं कि वो वही इलेक्ट्रॉन जाकर एक होल से मिलेगा और हम कहेंगे कि उनकी वजह से एक कंडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और उस कंडक्शन की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि करंट है। और इस स्टेट में हमारे पास ये डायोड वर्किंग करता है। अब वो ये कहता है कि जो करंट यहां से गुजर रहा है उसका लाइट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए उसने ग्राफ बनाया है। उस ग्राफ में वो ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो आप इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं अगर वो आप बढ़ाते जाएंगे तो इसमें से गुजरने वाला रिवर्स करंट, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ रिवर्स करंट, तो वो रिवर्स करंट भी इसमें से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इस पॉइंट में एक्सपोजर विद द लाइट के ये हम ये लिख लेते हैं, व्हेन lights fall on it, when light falls on it due to combination of electron and hole हमारे पास एक करंट फ्लो करेगा। और इसके बाद उसने हमें बताया क्या है कि फोटो डायोड कैन टर्न इटसेल्फ ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड, यानी कि नैनो सेकंड के अंदर ये वर्किंग करता है। बहुत फास्टेस्ट डिवाइस है, फास्टेस्ट डिटेक्शन डिवाइस हम इसे नाम दे सकते हैं।
इसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट, जो हमने स्टार्ट पे ये कह रही थी बात की, ये विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट्स की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में बहुत ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए जो हम फाइबर इस्तेमाल करते हैं उसकी एक साइड पर हम लेजर लाइट, सेंडिंग एंड पर लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हैं, लेजर लाइट के जरिए से सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता था। और इसी तरह से जो रिसीविंग एंड पर वहां पर हमने एक ये कहा था कि एक फोटो डायोड इस्तेमाल करते हैं। लेजर लाइट बेसिकली कैसे ऑपरेट करेगी, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और रिसीविंग एंड पर वही जो ऑप्टिकल जो हमारा फोटो डायोड होगा वो क्या करेगा, वो हमारे पास लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसका पर्पस है स्पेशल डिजाइन पीएन जंक्शन का, उसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स को हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। इस फोटोवोल्टाइक सेल की वजह से हम इसे पीवी सेल्स का नाम दे देते हैं। देखिए इस केस में हमारे पास अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम को देखें तो इस सर्किट डायग्राम में पी और एन रीजन जो है हमारे वो डायोड का, उसको उसकी बाइसिंग के लिए कोई एक्सटर्नल हम लोगों ने सोर्स नहीं लगाया होगा। तो फिर ये बाइसिंग इसकी कैसे होगी, कहते हैं इसकी बाइसिंग होगी विद द हेल्प ऑफ द लाइट, और इसी का जो पोटेंशियल बैरियर है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे करंट को फ्लो करवाने के लिए। सच अ पीएन जंक्शन इन विच पोटेंशियल बैरियर बिटवीन पी एंड रीजन, बिटवीन पी एंड एन रीजन, जो पोटेंशियल बैरियर होगा पी और एन रीजन के दरमियान में, उसी को इस्तेमाल करेंगे टू डिराइव अ करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन। जब उस जंक्शन के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो हम कहते हैं कि हमारे पास उस लाइट की इंटेंसिटी एक करंट फ्लो करवाएगी, जैसे हमने फोटो डायोड के केस में पढ़ा था। तो इस केस में स्टूडेंट हमारे पास अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो कहते हैं जो इसका एन टाइप रीजन होता है, ये चूंकि स्पेशल डिजाइन पीएन जंक्शन होते हैं, ये हम बहुत ज्यादा हम कह लेते हैं कि इसको थिक मटेरियल का बनाया जाता है, ये थिक होता है एज कंपेयर टू पी। और पी अगर आप देखें जो कि एन को सराउंड कर रहा है, जो एन के इर्द गिर्द है, वो बहुत थिन रीजन है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो पी टाइप रीजन है वो थिन होना चाहिए, और जो हमारे पास एन टाइप रीजन है उसको क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, पीवी सेल्स के केस में या फोटोवोल्टाइक सेल्स के केस में। स्टूडेंट इस केस में अगर हम देखें ये जो पॉइंट है पी के साथ और ये एन के साथ और इसके साथ हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दिए। जब इस केस में लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो पीएन जंक्शन के अंदर मौजूद जो डिप्लीशन रीजन है उसमें मौजूद, हम कहते हैं कि सिलिकॉन के एटम जब उसको अब्सॉर्ब करते हैं तो वो एन साइड पर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड पर कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उस के बढ़ने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन से एक तरह से पी की तरफ जा रहे हैं और जो होल्स हैं वो पी से एक तरह के एन की तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास एक कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए वो कहता है कि रिलेशनशिप ऑफ करंट विद द लाइट, करंट का लाइट के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द जंक्शन। जितनी ज्यादा लाइट इंसिडेंट करेगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा ग्राफ वाला पिछले केस में था। अब इसके बाद कहता हम इसको जो ये पीएन जंक्शन को, ये जो फोटोवोल्टाइक सेल है, स्टूडेंट देखें हम लोगों के पास ये जो एक पीवी सेल होता है वो 0.6 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और एक जो करंट है उसमें वो फ्यू मिली एम्पेयर का करंट भी हो सकता है। तो इसलिए उसने लिखा है वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस बाय सिंगल सेल, वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है वो 0.6 वोल्ट तक, और जो करंट है वो फ्यू मिली एम्पेयर तक का हम कह सकते हैं प्रोड्यूस कर सकता है एक सेल, जब इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है। तो कहता है स्टूडेंट अगर हम थाउजेंड्स ऑफ पीवी सेल्स सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें
तो इसके जरिए से हमारे पास एक बहुत बड़ा पैनल बन जाता है जिसे पीवी पैनल कहते हैं, जो हम लोग घरों में भी सोलर लाइट को, जिनको हम सोलर पैनल्स का नाम देते हैं, सन से आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर वो जो डॉट्स बने होते हैं ना स्टूडेंट, वो बेसिकली पीवी सेल्स होते हैं। और हम ये कहते हैं कि उन सेल्स के कॉम्बिनेशन के जरिए से जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द वोल्टेज हम जनरेट कर सकते हैं। कहता है ये हम इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट्स में, क्योंकि सैटेलाइट्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास, हम कोई जमीन से तो कोई सोर्स ऐसा नहीं है, तो हम सनलाइट की मदद से ही वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा के जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसको और भी मुख्तलिफ जगह पर, जैसे हम घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेशुमार इसके यूजेस हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है? देखिए यहां तक अभी हमने सिर्फ एक पीएन जंक्शन पढ़ा है, और अगर हम दो पीएन जंक्शन बना लें, दो पीएन जंक्शन से मुराद हम इस तरह से करें कि हमारे पास ये जो एक मटेरियल था, चाहे ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसके साइड्स को सेम मटेरियल से डॉप करें और दरमियान वाले पोर्शन को किसी और मटेरियल से डॉप करें, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक ऐसी कोई चीज बन जाएगी जिसकी दो साइड्स पर सेम जो रीजन होगा और दरमियान वाला जो रीजन होगा वो ऑपोजिट होगा। इसलिए मैंने उसको कैसे लिखा, कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शंस, दो पीएन जंक्शन फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप, चाहे पी टाइप को या एन टाइप को सैंडविच करें बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट टाइप्स, बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट, मतलब दरमियान में अगर एन हो, सैंडविच में जैसे हम वो कहते हैं दो ब्रेड के स्लाइस हैं और उनके दरमियान में हम कहते हैं कोई चिकन है सपोज, तो हम कहते हैं कि ये जो सैंडविच पोर्शन है ये एन भी हो सकता है, ये पी भी हो सकता है। अगर ये एन है तो साइडों पर पी होंगे, और अगर ये पी है तो साइडों पर एन होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर बन जाता है, और ये कॉम्बिनेशन है टू पीएन जंक्शन का। ये जो स्टूडेंट वर्ड है ना ट्रांजिस्टर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, और वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो है ट्रांसफर एंड रजिस्टर। तो बेसिकली इसके अंदर करंट को ट्रांसफर करना फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ करंट from low resistance to स्टूडेंट। इसी ट्रांजिस्टर के कुछ हम कहते हैं पार्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बेस जो सेंट्रल रीजन होता है, कहते हैं वो बहुत स्मॉल रीजन होता है, और इस सेंट्रल रीजन को हम बेस का नाम देते हैं स्मॉल रीजन, और इसकी जो हम कह सकते हैं इसका साइज जो 10⁻⁻⁶, यानी कि बहुत स्मॉलेस्ट रीजन है ये ट्रांजिस्टर का जो सेंट्रल रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं बेस का नाम देते हैं। और जो हम कहते हैं एमिटर होता है, एमिटर एक ऐसा पॉइंट होता है which has larger concentration of impurity than collector। एमिटर में जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन होती है वो कलेक्टर के मुकाबले में ज्यादा होती है, और इसके बाद कलेक्टर हम कहते हैं कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। वो साइज में लार्जर होता है, और
एमीटर और कलेक्टर दोनों में जो कंसंट्रेशन ऑफ द इंप्योरिटी होती है वो बेस के मुकाबले में ज्यादा होती है और एमीटर में कलेक्टर के मुकाबले में भी ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं जिनको हम एनपीएन या पीएनपी कहते हैं, देखें मैंने आपको बताया था कि अगर ये साइडों पर दो एन है तो दरमियान वाला रीजन क्या है पी। अब ये पी जो है ये दो एन के दरमियान एक सैंडविच है और इस तरह पर अगर हम देखें कि ये दो साइडों पर अगर पी है तो दरमियान वाला रीजन एन है तो ये एन सैंडविच है बिटवीन टू पीस। स्टूडेंट इनके सिंबल्स, ये जहां पे सिंबल्स भी बने हुए हैं मैं ये सिंबल्स भी बना देता समझा देता हूं आपको कि किसी भी, चूंकि ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। थ्री टर्मिनल डिवाइस से मुराद क्या, देखें अगर हम देखें तो ये एक हमारा टर्मिनल है, हमारा एक ये टर्मिनल और एक हमारा ये टर्मिनल, तो ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होगी ना। तो इसको इस तीन टर्मिनल को हमने इस तरह से बना लिया। देखिए स्टूडेंट्स दरमियान वाली लाइन तो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इनमें से एक एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है, एक एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि सिंबल से कौन सा एमिटर और कौन सा कलेक्टर? स्टूडेंट इन तीन में से ये जो दो है इन दोनों में से किसी एक पर ना जी कोई एक एरो लगा होता है, ठीक है जी। इधर देखें एरो और इधर देखें एरो, मैंने दोनों पे इकट्ठे बनाए। जिस पर एरो लगा होता है उसे हम नाम देते हैं एमीटर का, उसे हम नाम देते हैं एमीटर, और जिस पर एरो नहीं होता वो फिर क्या कहलाता है, कलेक्टर। और एरो की डायरेक्शन हमेशा एन रीजन की तरफ होती है। हमें इस सिंबल को भी देखकर पता चल सकता है कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। अगर तो एरो अपवर्ड है तो इसका मतलब ये एन है, और अगर ये एमीटर एन है तो कलेक्टर भी एन होगा, तो बेस फिर क्या होगा, पी, तो ये एनपीएन हो जाएगा। स्टूडेंट इस केस में देखें जिस पर एरो है वो एमीटर कहलाया और ये दूसरा फिर कलेक्टर कहलाया और ये सेंट्रल बेस कहलाया। और इस केस में ये जो एरो है आप इसकी डायरेक्शन देखें ये बेस की तरफ है तो इसका मतलब बेस एन रीजन होगा, तो फिर साइडें दोनों क्या होंगी, पी होंगी। और इस केस में एरो चूंकि ऊपर की तरफ था तो बेस फिर एन नहीं है, और अगर बेस एन नहीं है तो बेस फिर पी है, क्योंकि अगर एरो बेस की तरफ होता तो बेस एन होती। अब इस केस में चूंकि एरो एन इधर बेस की तरफ नहीं है तो ये फिर पी है, और अगर ये पी है तो ये दोनों साइड्स फिर क्या है, एन है। स्टूडेंट इन दोनों को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ज्यादा तौर पर हम जो यूज है स्पेसिफिकली वो एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम करते हैं, एनपी। और इसी एनपीएन ट्रांजिस्टर की आगे हम वर्किंग को भी देखते हैं जी। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारा एनपीएन और पीएनपी का ये एक जनरल हमारा सिग्मेटिक था, हमने इसको अलहदा से सिंबल की फॉर्म में, जो मैंने एनपीएन और पीएनपी का सिंबल बनाया था, इस सिंबल के लिहाज से हम यहाँ पर एनपीएन को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट अगर ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस पर एरो होता है उसे एमीटर बोलते हैं, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वो हमेशा एन वाले रीजन की तरफ होती है। अगर एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये एन है, और अगर ये एन है तो ये कलेक्टर भी एन ही होगा, तो फिर जो सेंट्रल बेस होगी वो फिर क्या होगी, पी होगी। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये एक पीएन जंक्शन बनता है, इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, और इसी तरह से ये एक पीएन जंक्शन। इस पीएन जंक्शन को यहाँ पे जो बना ये चूंकि एमीटर और बेस के दरमियान में बनता है, इसे हम नाम देते हैं एमीटर बेस पीएन जंक्शन, ये देख लें। और ये चूंकि कलेक्टर और बेस के दरमियान में बनता है इसे कहते हैं कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन। अब स्टूडेंट अगर हम इसकी बाइसिंग करना चाहें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है, वो याद जो रखनी है बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, एमीटर बेस पीएन जंक्शन जो होता है, इसको हमेशा हमने फॉरवर्ड बाइस करना होता है, ये हमारी कंडीशन होती है, इसको हमने हमेशा फॉरवर्ड बाइस करना होता है। और जो कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन होता है, कलेक्टर और बेस के दरमियान बनने वाला जो पीएन जंक्शन उसको हमेशा हमने क्या करना होता है, रिवर्स बाइस करना होता है। हमने इस लिहाज से अपनी वर्किंग देखनी है। अब अगर हम देखेंगे ये हमारा एमीटर बेस जंक्शन है, तो इस एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इस एन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल
और इस P के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे तो ये जो पीएन जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और इसी तरह से जो कलेक्टर और बेस का पीएन जंक्शन है उसके N के साथ बैटरी के पॉजिटिव को और P के साथ बैटरी के नेगेटिव को हमने अटैच करना है। तो हम कहते हैं ये जो पीएन जंक्शन होगा, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। स्टूडेंट इस रिजल्ट से हमें आसानी हो जाती है ये समझने में कि हमारे पास जो मीटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस होना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस होना है। क्या रीजन है इसकी, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। स्टूडेंट इसको अगर हम देखें तो ये पीएनपी है, ये वाला सिंबल जो हमारे पास है पीएनपी, इस सिंबल को अगर हम देखें तो इस केस में जो एरो है, पहले भी मैंने बताया कि एरो हमेशा किस पर होगा, मीटर पर होगा, तो ये मीटर है। और अगर ये सेंट्रल बेस है तो ये मीटर है, ये बेस है तो ये फिर कलेक्टर हुआ। और अगर मैंने आपको देखा एरो की डायरेक्शन एन की तरफ होगी, तो अगर एरो की डायरेक्शन बेस की तरफ है इसका मतलब बेस एन है, और अगर बेस एन है तो साइड वाली दोनों फिर क्या होंगी, पी होंगी। और ये जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन को चूंकि ये एमीटर बेस जंक्शन है, इसे क्या होना है, फॉरवर्ड बाइस होना है। इसे फॉरवर्ड बाइस करने के लिए इस पी के साथ बैटरी के पॉजिटिव को अटैच करना पड़ेगा और इस एन के साथ बैटरी के नेगेटिव को। हालांकि इससे केस में देखेंगे इससे उलट हो जाता है क्योंकि हमारा वो एनपीएन था, ये पीएनपी है। और कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर देखें तो कलेक्टर के पी को बैटरी के नेगेटिव के साथ और बेस के एन को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या करना होता है, रिवर्स बाइस करना होता है। तो स्टूडेंट ये बहुत दो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ट्रांजिस्टर्स के जिनको हमें समझना बहुत जरूरी था। इसी तरह से अब अगर हम देखें कि इस ट्रांजिस्टर में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें करंट फ्लो कैसे करता है दरअसल। स्टूडेंट इसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है। ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इस एन को हम ये कहते हैं कि ये हमारा मीटर है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम कह देते हैं ये बेस है, और ये हम कहते हैं क्या है, कलेक्टर है। अब अगर हम देखें तो जो अमीटर और बेस का पीएन जंक्शन होगा उसे हमने अभी पढ़ के आए, क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज। तो इसे फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें जो बैटरी लगानी है एन के साथ उसका नेगेटिव टर्मिनल और पी के साथ उसका पॉजिटिव टर्मिनल। इस बैटरी को हम स्टूडेंट नाम देते हैं वीबीबी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ वीबीबी क्या कहलाता है। वीबीबी से मुराद होती है कि इस पीएन जंक्शन को हम बेस के जरिए से बाइस कर रहे हैं, तो इसको लिखा भी जाता है बेस बाइस्ड वोल्टेज। इस पीएन जंक्शन की बाइसिंग के लिए हम उसकी बेस पर एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इसे बेस बाइस बोला जाता है। और ये दूसरा जो एनपी है, इसको जिसको कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसे हमें रिवर्स बाइस करना होता है तो इसके एन के साथ बैटरी का पॉजिटिव और बेस के पी के साथ बैटरी का नेगेटिव, और इसे हम बोलते हैं वीसीसी। इसे कहा जाता है कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज, जो कि कलेक्टर के साथ अटैच है। इन दोनों बैटरीज की और ये जो वायर्स हैं उनकी जो रेजिस्टेंसेस हैं उसके लिए हम कहते हैं ये आरबी बेस और ये आरसी ये कलेक्टर, ये बेस की रेजिस्टेंस, ये कलेक्टर की रेजिस्टेंस। अब अगर स्टूडेंट हम देखें जब ये रीजन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा इस नेगेटिव को एन के साथ और पॉजिटिव को पी के साथ, तो ये चूंकि फॉरवर्ड बाइस हो चुका है तो स्टूडेंट इस एन के अंदर हमें पता है मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेंगे, वो पी रीजन में जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस हो चुका है वो पीएन जंक्शन। और फॉरवर्ड बाइस के केस में हमने पढ़ा हुआ है डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है और चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो एन से पी में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो डिप्लीशन रीजन है उसको हम कहते हैं कि उस एक्सटर्नल सोर्स ने एक तरह का ओवरकम कर दिया होता है और इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट खुद देखें जब इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाएंगे तो बेस को हम कहते हैं बेस हैवीली डॉप्ड होती है। बेस जो है ये हैवीली डॉप्ड है, और अगर बेस हैवीली डॉप्ड है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसका मतलब वो एन से पी में गए। अब इसको समझिएगा, मैं उसके लिए एरो ऐसे बना रहा हूं, और इस करंट को स्टूडेंट हम नाम देते हैं अमीटर करंट। अमीटर करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जा रहे हैं। इस करंट को हम नाम देते हैं अमीटर करंट, आईई। और बेस में
क्योंकि हमने कहा कि बेस जो है वो हैवीली डॉप्ड है और सेकेंडली वो बहुत थिन होती है, बहुत स्मॉल साइज की होती है। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स के पास दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक तो वो बेस से इधर और एक वो बेस से कलेक्टर में जाए। बेस से अगर वो कलेक्टर में जाते हैं तो जो करंट होगा वो कलेक्टर करंट कहलाएगा, और अगर इधर बेस की तरफ आ जाते हैं तो वो बेस करंट कहलाएगा। स्टूडेंट चूंकि ये हैवीली डॉप्ड होती है और हम ये चाह भी रहे होते हैं कि हमारे पास ये जो कलेक्टर बेस है इसको चूंकि हमें रिवर्स बाइस करना होता है। क्यों रिवर्स बाइस करना होता है उसको समझने की लॉजिक ये है कि हम कहते हैं ये जो वीसीसी है, ये जो बैटरी है या इसका जो पोटेंशियल है वो वीवीबी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा रखा जाता है, सवाल ये। देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल ने भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और इस पॉजिटिव ने भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेस में चले जाएं या कलेक्टर में जाएं। अगर कलेक्टर में जाएंगे तो ये इस तरह से हमारा एक पाथ बन जाएगा। तो हम चूंकि ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ कलेक्टर में जाएं और कलेक्टर में अगर वो जाना, उनको लेकर जाना मकसूद है, तो हम ये कहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जिस पॉजिटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वो इस पॉजिटिव के मुकाबले में ज्यादा हो, तो लिहाजा वीसीसी को वीवीबी के मुकाबले में ज्यादा रखना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस से ऑटोमेटिकली कहां चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं, और वो कलेक्टर के जरिए से फिर इस तरह से उनका पाथ स्टार्ट हो जाता है। और हम कहते हैं कि वो जो करंट होगा वो फिर क्या कहलाएगा, कलेक्टर करंट कहलाएगा। आप देखिए हुआ क्या, अमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। हमेशा के लिए हम एक इक्वेशन याद रखेंगे कि जो अमीटर का करंट होता है वो बेस के करंट और कलेक्टर के करंट का सम होता है। क्यों? क्योंकि अमीटर के करंट ही को हम देखते हैं वो बेस में जाता है और वही कलेक्टर में जाता है, और इन दोनों का जो करंट है वो बेसिकली अमीटर का हम कहते हैं इक्विवेलेंट है। और इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास एक लास्ट टर्म है स्टूडेंट, गेन। गेन क्या है? गेन हम कहते हैं ट्रांजिस्टर की जो गेन होती है इसका बीटा करंट गेन, ये रेशो है कलेक्टर करंट की और बेस करंट की, और इसी की जरिए से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं IC इक्वल्स टू बीटा IB। तो ये जो करंट गेन होती है कहता है ये बहुत हाई होती है और द वैल्यूज ऑफ द 100, तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये क्या कहलाता है, गेन का। स्टूडेंट आपकी बुक पर ना डायग्राम बनी हुई है, यानी कि इसी के 3 हिस्से बनाए गए हैं। एक में उसने इलेक्ट्रॉन को मीटर से बेस में शो करवाया, फिर दूसरी में बेस से 2 ऑप्शन शो करवाई, या वो वीवीबी की तरफ जाएं या वो वीसीसी की तरफ जाएं, तो कलेक्टर की वो एक डायग्राम है। फिर उसने करंट की डायरेक्शंस बताई, एक में वो करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रहा है, दूसरे में वो कन्वेंशनल करंट कह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा तो हम बड़ी आसानी से, ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी यहां पर और इधर ऐसे होगी, ठीक है। और अगर वो कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो वो एरोज हैं वो आप लोग बड़ी आसानी से देखकर समझ सकते हैं। ये चूंकि सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें डिस्कशन जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें तमाम बातों को अगर बच्चों को सही तरह से बताया ना जाए तो वो समझ नहीं आती। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep good care of yourself. Till then, Allah Hafiz.